करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है जापान का हायाबुसा 2 मिशन। ये हायाबुसा 2 मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जापान का हायाबुसा 2 मिशन, बेसिकली जापान का हायाबुसा 2 मिशन जो है वो अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह रयुगु से 1 साल की यात्रा के बाद पृथ्वी के काफी निकट है। ये मतलब अब ये पहुंच गया है, ये जस्ट 6 दिसंबर 2020 को दक्षिणी। तो ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूरी पे स्थित है। अंतरिक्ष यान 6 दिसंबर 2020 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में धरती पर पहुंचा है। इसमें क्षुद्र ग्रह के कीमती नमूने मौजूद है या कीमती नमूने लिए गए हैं, जिसका अब जापान और जर्मनी द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। पूरा ऑपरेशन जो है ये आपको जैक्सा ने किया था। जैक्सा मींस जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, या इसको हिंदी में आप जापानी एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी कह सकते हैं। इसके द्वारा आयोजित किया गया था। एजेंसी के अनुसार जो उनका सैंपल आया था वो एक हीट शील्ड द्वारा संरक्षित कैप्सूल में था, जो पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की दूरी पर आग के गोले में बदल गया और कैप्सूल का पैराशूट लगभग आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर पर सफलतापूर्वक खुला और वो ऑस्ट्रेलिया में आके गिरा। तो जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको वायुमंडल की लेयर पढ़ाया है, तो उसमें जब हम आउटर स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर करते हैं तो वहां का टेम्परेचर काफी हाई होता है और उस वक्त कोई भी अगर मटेरियल होता है तो वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। वहां का टेम्परेचर तकरीबन 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फरवरी 2019 में अंतरिक्ष यान ने उसके नमूने एकत्र किए थे, उस क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र किए थे और जुलाई 19 में अंतरिक्ष जो थे अंतरिक्ष यान, फरवरी में उसके ऊपर के नमूने और जुलाई में उसके भूमिगत नमूने, अर्थात जो ये क्षुद्र ग्रह है उसके नीचे का नमूना एकत्र किया गया। ये पहली बार किसी यान ने किया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। यह विश्व अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार है जब किसी क्षुद्र ग्रह के भूमिगत नमूने एकत्र किए गए हैं। अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने में 3.5 साल लगे। हालांकि पृथ्वी के सापेक्ष इसके स्थान के कारण वापसी यात्रा बहुत कम समय लगा। जैसा कि जो नियर अर्थ, जैसे ये अर्थ है आप देख लें, और जो नियर अर्थ एस्ट्रॉयड होता है वो उसका जो पाथ होता है वो इस तरह से, तो ये कभी पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाते हैं, कभी दूर आ जाते हैं। अब यहाँ ये है तो यहाँ जाने में आपको 3 साल लग गए, लेकिन अब यहाँ आ गया है तो यहाँ जाने में आपको काफी अपेक्षाकृत जल्दी आप आ जाएंगे। तो ठीक इसी तरह का यहाँ और भी था, वो आगे हम लोग एनिमेशन में अच्छी तरह से देखेंगे। तो हायाबुसा 2 के विषय में कि ये हायाबुसा 2 मिशन क्या है। तो मिशन हायाबुसा, इससे पहले एक और 2010 में जापान ने मिशन हायाबुसा किया था, जो क्षुद्र ग्रह इटोकावा 25143 इटोकावा के नमूने लेने के लिए भेजा गया था और ये उसी की अगली कड़ी। और जो हायाबुसा 2 है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और इसने क्षुद्र ग्रह रयुगु के सर्वेक्षण 1.5 साल तक किया, फलतः उस पे जाके उसका सैंपल कलेक्ट किया। तो बाद में इसके नमूने एकत्र किए और फिर ये पृथ्वी की ओर चल दिया और उम्मीद की जाती है कि इस नमूने, जो ये नमूना लाया गया है, कि ग्रहों के विकास के बारे में ज्ञान प्रदान होगा और पृथ्वी पर पानी कैसे आया, कार्बनिक यौगिक मूल इत्यादि कैसे थे, इस सब के संबंध में हमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए रयुगु जो एस्ट्रॉयड है इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा।
तो यह पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है जिसको हमने कहा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियर अर्थ। सौर मंडल के सबसे अधिक प्रारंभिक, या जिसको आप कह सकते हैं कि सौर मंडल जिस वक्त बना था तकरीबन, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, 4.6 बिलियन साल पहले, तो सौर मंडल में सबसे अधिक आरंभिक यानी प्रिस्टाइन मटेरियल्स में से है, और ये कार्बोनेशियस है, यानी ये आपको कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रह है। तो अब ये कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जाने। तो कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रह क्या है? बेसिकली ज्ञात क्षुद्र ग्रह, जो भी क्षुद्र ग्रह हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में, उसका तकरीबन आप देखेंगे तो 75% कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रह है, जैसा कि उसकी रचना में बड़ी मात्रा में कार्बन शामिल होते हैं। अब जैसे कार्बन शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसका एल्बिडो कम होगा। अब ये एल्बिडो आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं, और इसीलिए अगर आप लोग ज्योग्राफी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप करंट अफेयर्स में भी एल्बिडो के बारे में या और कोई जानकारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कोई विषय की जानकारी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस विषय पे एक अच्छी वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे और आपको हम गाइड करेंगे। इसका अतिरिक्त अगर आप जूम पे भी जाना चाहते हैं तो जूम पे भी हम लोगों से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो एल्बिडो सूर्य विकिरण का परावर्तन का होता है। जैसे कि आप, ये सन है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां से आपका सन का रेडिएशन आया। अब ये रेडिएशन एनर्जी जो आया, आप समझ लीजिए 100 एनर्जी आया। अब इसमें ये क्या हुआ कि ये 100 में से 60 को सोख लिया और बाकी 40 को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये 40 इसका एल्बिडो हो गया, यानी जितना वो रिफ्लेक्ट कर पाता है वो उसका एल्बिडो कहलाता है। और नॉर्मली तौर पे जो सौर विकिरण का ये परावर्तन का माप है, एल्बिडो का मान 0 से 1 होता है, यानी 1 का मतलब 100%, 0 का मतलब 0। तो ये कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह अधिकतर क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाहरी किनारों पे पाया जाता है। जैसा कि अगर आप देखते हैं तो ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। तो इसके बाहरी किनारा इधर और इधर, इस तरह से ये कार्बोनेशियस जो होते हैं क्षुद्र ग्रह उसके किनारों पे पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हायाबुसा 2 के रोवर्स के बारे में देखें कि उस पे जो रोवर्स जाके वहां पे जाएगा और उसमें माइनिंग करेगा, तो उसके बारे में जान ले। तो हायाबुसा 2 में 4 रोवर्स हैं। तो इन 4 छोटे रोवर्स हैं, इसके अलग अलग तैयार किया गया है। इसमें जो रोवर्स है उसके नाम है हिवोयू ओ, जो 2 प्रमुख था, तीसरा रोवर मस्कट था, और चौथा जब ऑर्बिटर से अलग हुआ रोवर तो वो रास्ते में विफल हो गया, यानी ये डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका नाम मिनर्वा था। तो हिबू और ओल जो है ये आपको जापान का है, और ये मिनर्वा जो है ये भी जापान का था लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो गया। और ये मस्कट जो है ये बेसिकली जो है आपको फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से मस्कट को बनाया गया है। तो देखें मस्कट के विषय में, तो मैस्कट जो है इसको शॉर्ट फॉर्म है, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एस्ट्रॉइड सरफेस स्काउट, मोबाइल एस्ट्रॉइड सरफेस, और ये स्कॉट। इसे फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। यह विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित मिशन का मात्र एक घटक है। ये जो हायाबुसा मिशन है ये टोटल का टोटल आपका जैक्सा द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये इसके अंदर एक जो है ये जापान और फ्रांस का सहयोग, इस जर्मनी और फ्रांस का सहयोग से बनाया गया है। इसमें जापान, बाकी घटक तो जापान के द्वारा विकसित किया। तो अब देखें हम लोग हायाबुसा 2
मिशन का एनिमेशन देख ले, छोटा सा एनिमेशन है, इसको हम लोग देख ले। तो ये बेसिकली जो है आप देखें तो ये जैसा कि मैंने कहा था ये 2014 में शुरू हुआ था। तो ये 3 दिसंबर 2014 को ये हायाबुसा 2 मिशन शुरू हुआ। और देखिए इसका जो पाथ है ये फिर ये अब ये युगु है, ये जो आपका है, फिर वहां ये सैटेलाइट गए इस एस्ट्रॉइड पे, और ये जो था ये रोवर था, यही आपका मस्कट था। और ये मस्कट ये नीचे जाके फिर ये मस्कट उस इस सतह पे गया और फिर वहां से इन्होंने इस पे स्पेस, और यहां से इन्होंने ट्रांसपोर्ट मतलब जो डाटा ट्रांसफर है वहां के जो नजदीक में जो सैटेलाइट था हायाबुसा मिशन का, उसको वो डाटा ट्रांसफर करने लगा। और ये डाटा फाइनली आपको पृथ्वी पे ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, ट्रांसफर इस तरह। और ये एस्ट्रॉइड से इसको और फिर ये पृथ्वी पे यहाँ जापान के पास यहाँ भेजता था, और फिर ये जापान से प्रोसेस होके आपका फ्रांस जर्मनी के सेंटर पे जाता था। और ये देखिए जर्मनी के सेंटर, वहां से फिर जर्मनी, और फाइनली ये वहां गया और इसके अंदर ये सैंपलर हॉर्न था जो उसके अंदर से नमूने इकट्ठे करते थे। फिर यहाँ जो सील्ड पृथ्वी पे आएगा वो यहाँ फिट था, और फाइनली ये पृथ्वी की ओर नमूने लेके आए। पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इंपैक्टर था उसको यहाँ पे गिरा दिया, और गिराने से चूंकि इसको यहाँ भूमिगत नमूना लेना था तो वो इंपैक्टर को गिरा के वो काफी नीचे तक वो इंपैक्ट किया, और फिर वहां से जाके ये नमूना लिया गया, तो इंपैक्ट किया और फाइनली जहां पे इंपैक्ट किया था वहां पे जाके ये नमूना वहां से एकत्र किया और फाइनली पृथ्वी की ओर लौट आया। और ये फाइनली पृथ्वी को 6 दिसंबर 2020 को ये वापस आ गया। अब वहां से वो पृथ्वी की ओर चला। अब वो वहां कैप्सूल छोड़ दिया, और ये कैप्सूल जो था ये आपको ऑस्ट्रेलिया पे, तो फाइनली ये 2020 में 6 दिसंबर को। तो ये था, अभी इसका एनालिसिस हो रहा है, इसके एनालिसिस के बाद बताया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं जो हमारा सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण साइंस और टेक का होता है। तो इसमें निम्नलिखित पर विचार करें। हिबोयू, मैस्कट, मिनर्वा और हायाबुसा 2 के उपयुक्त रोवरों में से कौन जापान और जैक्सा द्वारा विकसित नहीं किया गया है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें तो करें,
और हम समझते हैं कि जितने भी आपके दोस्तों को है बताएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर आप होता है तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम और उसमें मटेरियल डाल सकते हैं। कम्युनिटी टैब आ जाएगा हमारे इस पे, और आप लोगों के लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि आपको भी मॉडल आंसर दूंगा, मेंस का दूंगा, पीटी का दूंगा। तो खास करके जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के यूपीएससी के लिए मटेरियल उनको ढंग का नहीं मिल पाता है, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और हमारा जो सेम इसी नाम का करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय सकी नाम का ब्लॉग है, उस ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करें, और वहां भी आपको डेली का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और वीकली आपको हर हफ्ते हर संडे आपको प्रश्न का संडे स्पेशल क्विज मिल जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर था फ्लोरियानोपोलिस घोषणा के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इसमें था फ्लोरियानोपोलिस घोषणा के तहत अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने व्हेल का संरक्षण शुरू किया। बिल्कुल सही है ये। दूसरा चीज है फ्लोरियानोपोलिस मैक्सिको का एक तटीय शहर नहीं, ये ब्राजील का एक तटीय शहर है, याद रखिए। ब्राजील का एक तटीय शहर है फ्लोरियानोपोलिस, और यहीं ये समझौता हुआ था, वहीं ये डिक्लेरेशन किया गया था कि व्हेल का संरक्षण होगा। और तीसरा जो है, यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है। ये बिल्कुल सही है, ये समझौता गैर बाध्यकारी है, क्योंकि ये जो फ्लोरियानोपोलिस समझौता हुआ था तो इसमें जापान ने सिग्नेचर नहीं किया था, और ये जो भी सिग्नेचरी थे उसके लिए बाध्यकारी नहीं था, और इसी वजह से जापान अभी भी व्हेलिंग अर्थात व्हेल का शिकार कर रहा है। तो अब इसका आंसर देखिए, उपरोक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो केवल एक ये नहीं होगा, केवल एक नहीं है, चूंकि इसके साथ 3 भी है, ये गैर बाध्यकारी समझौता है। बी 1 और 3, तो ये बी आपका सही है। उसी तरह से 1 और 2 बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। 1 और 2 हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मैक्सिको का तटीय शहर नहीं है, और उपयुक्त ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाता है, इसका उत्तर हो गया आपका ये बी आपका। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों से कहें और ये इनिशिएटिव्स के बारे में कहें। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसको कहते हैं, ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हर कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके विज्ञान तकनीक के संबंध में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।